हाय गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। इस वीडियो में हम गुप्त काल से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने लुसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र पूर्वावलोकन का पॉइंटर तथा यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स को यहाँ पे आपके सामने लेके आऊँगा। तो इन तीनों बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियो आएंगे। तो आप ये दो वीडियो देख लीजिए, साथ में इसका जो थ्योरी का वीडियो पब्लिश हो चुका है उसको जाके देखिएगा, यूपी पैट की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इन तीन वीडियो से आपका गुप्त काल से संबंधित कोई भी फैक्ट गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, पार्ट 1 पार्ट 2 और जितने भी इससे संबंधित वीडियो हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए घटोत्कच, बी है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी है श्रीगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद उनका बेटा घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आपका चंद्रगुप्त सेकेंड, उनके बाद आपका कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। ये इस टाइप से क्रोनोलॉजी ऑर्डर रहा है गुप्त वंश के सभी शासकों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए मौर्यों के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी कुषाणों के। यानी जो गुप्त वंश थे, गुप्त साम्राज्य, गुप्त शासक थे, वो कुषाणों के संस्थापक थे। बाद में जाके चंद्रगुप्त फर्स्ट ने पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली गुप्त वंश की स्थापना किया था, गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इस यानी गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने पहले ही कर दी थी, लेकिन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, उन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त ने, बी है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, सी है घटोत्कच गुप्त ने, या डी है समुद्रगुप्त ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज, महाधीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में प्रयाग सभी अभिलेख दे रखे हैं और उन सूची सेकंड में उनसे संबंधित शासकों के नाम दे रखे हैं। ऑप्शन ए है प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, बी है बिलसड स्तंभ अभिलेख, सूची फर्स्ट के सभी नाम हैं, सी है भीतरी स्तंभ अभिलेख, या डी है मंदसौर अभिलेख। उनके सामने शासकों के नाम हैं समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बंधु बर्मन। हमें इन दोनों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो यदि हम इनका मिलान करें तो ऑप्शन ए यानी इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है, और इससे इसके दरबारी कवि हरिसेन ने, ठीक है, हरिसेन ने इसको लिखवाया था। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी उनकी प्रशंसा करने के लिए इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख बनवाया, और ये जो अशोक मौर्य थे उनका अभिलेख था। सेकंड, बिलसल स्तंभ अभिलेख, ये कुमारगुप्त का अभिलेख है। बिलसट स्तंभ अभिलेख ये कुमारगुप्त से संबंधित है। इसी तरीके से भीतरी स्तंभ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, तथा मंदसौर अभिलेख बंधु बर्मन तथा सॉरी जो मंदसौर का अभिलेख है वो बंधु बर्मन का अभिलेख है। तो ये ए का करेक्ट आंसर रहेगा बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? यानी एक खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। कौन थे? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ये गुप्तवंशी शासक भी रहे हैं, बी भांडभट्ट, सी आर्यभट्ट, या डी बारहमिहिर। ये एसएससी संदर्भ 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ भी थे और खगोल विज्ञानी भी थे। इनकी एक रचना है आर्यभट्टियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए पाली भाषा, बी प्राकृत, सी हिंदी, या डी संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी संस्कृत भाषा। यानी इनके सरकारी या ऑफिशियल या दरबारी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो आपकी संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा को गुप्त वंश में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। ठीक है, और बहुत सारे कवि, चाहे वो कालिदास हों, चाहे वो शूद्रक हों या विशाखादत्त हों, इन सभी ने संस्कृत में अपना अपना योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? यानी किससे भारत का नेपोलियन कहा है वी ए स्मिथ ने? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त को, बी है चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, या डी समुद्रगुप्त को।
तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सन 2002, आरआरबी सन 2003 4, यूपीपीसीएस 90, सीजीपीएससी 2005 एंड वीपीएससी सन 2015 में आए हुए क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कई विजय अभियान किए थे अपने, मेनली अपनी जो विजय यात्रा में चार विजय अभियान किए। पहला आपका आर्यव्रत की तरफ, सेकेंड उन्होंने दक्षिणापथ के युद्ध जीते, इसी के साथ साथ आप उनके तीसरा अभियान आपका जो अट्टवी के राजा थे उनको जीता, और चौथा उनका जो उत्तरापथ के जितने भी शासक थे उनको जीता था। यानी उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उन सब में भी, सभी में लगभग उन्हें विजय प्राप्त हुई, जिस वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, या डी चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, यानी स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य के लिए, बी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए, सी राजस्व एवं भूमि कर, डी है साम्राज्यवाद। एसएससी सन 2001 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी कला एवं साहित्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ऑप्शन हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से, या डी गुप्त काल से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी गुप्त काल से। ठीक है, अजंता की कलाकृतियाँ आपकी गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी समुद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के, या डी हर्ष के। ये एसएससी सन 1999 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास एक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी वैष्णव मत, या डी शैव मत थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी बौद्ध धर्म से। ठीक है, अजंता चित्रकारी यानी अजंता जो गुफाएं हैं आपकी औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो गुफाओं में चित्रकारी की गई है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है मुख्यतः। और अजंता की जो गुफाएं बनाई गई हैं, अजंता पे जो कलाकृतियाँ पेंटिंग्स वगैरह की गई हैं, ये गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? ऑप्शन ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, या डी पल्लवी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी नालंदा। ठीक है, यानी नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्तवंशी शासक कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, जिनको जो ह्वेनसांग था उन्होंने इनको शक्रादित्य की उपाधि दी थी, यानी शक्रादित्य का है। यानी कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, जो उत्तर गुप्त युग में बहुत ही फेमस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। एरन अब्लीक का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है ब्रह्मगुप्त, बी है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी है चंद्रगुप्त सेकंड, या डी भानुगुप्त। तो जो एरन अब्लीक है जिसमें सती प्रथा का जिक्र किया गया है, ये आपकी ऑप्शन डी, यानी भानुगुप्त से संबंधित है। ये गुप्तवंशी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 15। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट के, बी अशोक के, सी हर्षवर्धन के, या डी चंद्रगुप्त सेकंड के। तो फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसी प्रकार से अगर हम चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उनके शासनकाल में इंडिका के लेखक मेगस्थनीज उनके दरबार में आए थे। इसी तरीके से अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल को, बी राजपूत काल को, सी चोल काल को, या डी गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज कहा जाता है। चाहे लिटरेचर हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे टेम्पल बिल्डिंग हो, इन सब का बहुत ही, इन सब चीज़ों का मतलब टेम्पल बिल्डिंग गुप्त काल में ही स्टार्ट हुआ। नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग गुप्त काल में स्टार्ट हुआ। बहुत ज़्यादा संस्कृत में बहुत सारी लिटरेचर लिखी गई। ठीक है, चाहे जो नवरत्न थे उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखा इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में बहुत टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, जिससे चाहे बुद्धिज़्म हो चाहे जैनिज़्म हो, ये वापस से फिर से रिवाइवल हुए। ठीक है, इनका प्रचार प्रसार फिर से वापस हुआ। इसके साथ साथ हिंदुज़्म का भी रिवाइवल हुआ, रिफॉर्मेशन हुए हिंदुज़्म में। तो ये सारी चीज़ों से मिलके बोला जाता है कि भारतीय संस्कृति का ये गोल्डन एज था।
क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, फायान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान का, बी अमेरिका का, सी चीन का, या डी बर्मा का। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी चीन का। फायान चीन का निवासी था और ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फायान चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए शक वंश का, बी कंड वंश का, सी बकाटक वंश का, या डी सातवाहन का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी यानी बाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त को, बी चंद्रगुप्त सेकंड को, या सी समुद्रगुप्त को, या डी स्कंदगुप्त को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा है बी ए स्मिथ ने, उनको ही कविराज भी कहा गया है। ठीक है। और इनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की यानी अपनी ही एक तस्वीर है, जिससे इनको कविरा और पीछे उनके कविराज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, सी है आपका प्रयाग प्रशस्ति, या डी है मंदसौर लेख। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी कहोम स्तंभ अभिलेख। यानी कहोम स्तंभ लेख में इस स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए प्रयाग, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी अमरावती। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी बोध गया। ठीक है। श्रीलंका का राजा मेघवर्मन जो बौद्ध था, ठीक है, जो धर्म से धार्मिक रूप से बौद्ध था, उसने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से बोध गया में यानी बोध गया में एक मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, क्योंकि ये जो बोध गया का क्षेत्र है वो समुद्रगुप्त के अंदर आता था, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है। और इसको समुद्रगुप्त ने अनुमति भी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, या सैंधव काल में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे पहला मंदिर बना था। ठीक है। और गुप्त काल से ही नागर कला, जो मंदिर निर्माण करने की नागर कला है, उसका प्रचलन स्टार्ट हो गया था। इसके बाद फिर दक्षिण भारत में आपकी द्राविडियन जो स्टाइल थी मंदिर बनाने की, वो स्टार्ट हुई है। और इन दोनों के मिश्रित से फिर अंत में बेसर कला का बेसर कला मंदिर बनाने की जो बेसर कला थी वो भी प्रचलन में आई। यानी सबसे पहले नागर कला, उसके बाद दक्षिण भारत में आपकी द्राविडियन शैली, और सबसे लास्ट में बेसर शैली। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए है शकों को उन्मूलन करने के बाद, बी है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी है चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, या डी उपयुक्त सभी। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि, आपकी क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जब उन्होंने शकों का उन्मूलन किया था। ठीक है। शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त सेकंड के बड़े भाई का नाम रामगुप्त था। वो शकों से हार गए थे और उन्होंने अपनी जो पत्नी थी उनको शकों को देने के लिए एग्री हो गए थे, वो सहमत हो गए थे। इस बात से चंद्रगुप्त सेकंड बहुत ही नाराज़ हो गए, उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने शकों से बदला लिया और शकों को हराया दिया था, और जिसके बाद उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी है आपका बुद्ध, या डी सूर्य। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी विष्णु। ठीक है। यानी गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। और गुप्त काल के सर्वाधिक जितने भी मेनली जो शासक थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए बाल हीक प्रदेश को जीतने के बाद, ऑप्शन बी हूणों को परास्त करने के बाद, सी शकों को परास्त करने के बाद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए, रजत सिक्के जारी किए। और ये पहला ऐसा शासक था जिसने, गुप्त वंश का पहला ऐसा शासक जिसने रजत सिक्के जारी किए यानी चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? यानी मेहरौली में जो आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, उसका निर्माण किस समय हुआ है? ऑप्शन ए चतुर्थ सदी में,
बी है सप्तम सदी ईसा में, या सी है तृतीय सदी ईस्वी में, या डी है द्वितीय सदी ईस्वी। ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी चतुर्थ सदी ईस्वी में मेहरौली दिल्ली स्तंभ लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था, और ये मौर्य वंश से संबंधित था, और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त सेकेंड का लौह स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फायान और ह्वेनसांग ने किन के राज्यों को देखा था, यानी किन किन के राज्यों को देखा था, यानी फायन किन के दरबार में किन के शासनकाल में आए थे, और ह्वेनसांग किन के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रम से, बी है हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रम से, सी है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रम से, या डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रम से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रम से। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फायन चीनी यात्री भारत आए थे, उसी तरीके से हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि धन्वंतरी थे, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार की नवरत्नों में से एक जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे ये, और ये चिकित्सक थे। ठीक है, धन्वंतरी कौन थे? आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, बी है आपका लोकतंत्रात्मक, सी है गणतंत्रात्मक, या इनमें से कोई नहीं। ये CDS 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 30, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुआओ की, ठीक है, फायान ने एक ग्रंथ की रचना की फो कुआओ की, इनमें से किसका विवरण नहीं मिलता है, यानी फुकोकी में किस चीज़ का विवरण नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बी बौद्ध राज्यों का, सी गौतम बुद्ध के उपदेशों का, या डी बौद्ध मंदिरों स्तूपों एवं विहारों का। तो फुकोकी में किस चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण फुकोकी में नहीं मिलता, जो फायान की रचना है। ठीक है, फुकोकी में बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों, बौद्ध विहारों, बौद्ध मंदिरों, बौद्ध स्तूपों, इन सभी का विवरण मिला है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण फुकोकी में नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर, बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी भूमरा का शिव मंदिर, या डी तिगवा का विष्णु मंदिर। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, और ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? ऑप्शन ए 14, 15 एवं 16, बी 2, 3 एवं 4, सी 16, 17 एवं 19, डी सभी गुफाओं का। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 16, 17 एवं 19वीं गुफाओं का निर्माण, अजंता की 16, 17 एवं 19वीं गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद ज़िले महाराष्ट्र में हैं, और इनका निर्माण मेनली गुप्त वंश में हुआ था। इनकी जो 16वीं, 17वीं, 19वीं जो गुफा है वो गुप्त काल में बनाई गई, और जितनी भी चित्रकारियाँ की गई हैं इस गुफाओं में वो गुप्त काल के गुप्त शासन काल में हुई थी। और इसमें टोटल मिला के 29 गुफाएँ हैं अजंता में, और इसकी जो 25 गुफाएँ हैं वो आपकी बिहार हैं, जबकि 4 आपके चैत्य हैं। चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल, बौद्धों का पूजा स्थल, और जो बिहार होते हैं वो आपके रहने के स्थान होते हैं। तो इसमें से 25 आपकी जो गुफाएं हैं वो रहने के स्थान के तौर पे प्रयुक्त की गई, यानी बिहारों के रूप में, और 4 जो गुफाएं हैं वो आपकी चैत्य के रूप में, यानी पूजा स्थल के रूप में प्रयोग की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त से, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी स्कंदगुप्त, या डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे अमर सिंह, यानी अमरकोश, और ये चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से भी एक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संबंत 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट को, चंद्रगुप्त सेकंड को, समुद्रगुप्त को, या डी स्कंदगुप्त को। तो गुप्त संबंत
319 से 320 जब से गुप्त संबंध की स्टार्ट हुआ है, इसका श्रेय आपको क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संबंध की स्टार्टिंग की थी, और ये गुप्त संबंध 319 से 320 ईस्वी के 20 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन ए है अपने राज्यों और रोहड़ के स्मारक के रूप में, बी है शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी है हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है। इसी तरीके से अगर शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों के उन्मूलन के बाद, और जबकि हूणों को परास्त करने वाले थे स्कंदगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त का, बी है अशोक का, सी है कनिष्क, या डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी समुद्रगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था दरबारी कवि या दरबारी लेखक था आपका हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है। एक्चुअली ये जो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये आपका अशोक का था, लेकिन इस पे लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में, यानी समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या उपयुक्त सभी के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, शुंग काल में, डी गुप्त काल में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है यानी गुप्त काल में। ठीक है। गुप्त काल में धमिक सारनाथ का जो धमिक स्तूप है वो बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दीनार, बी कासा कारसापड़, सी निष्क, या डी काकनी। तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उनको दीनार कहा जाता था, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट ने, बी चंद्रबरदाई ने, सी आपका हरिसेन ने, या डी कालिदास ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कालिदास। ठीक है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम आदि रचनाओं की रचना की थी। ठीक है। बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने कालिदास ने, और मेनली इनकी जो सारी रचनाएं हैं वो सब संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी कुषाण, सी गुप्ता, या डी पाल। तो इसका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त वंश में। ठीक है। यानी गुप्त समय में आपकी गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और जो कुमार गुप्त फर्स्ट ने इनकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग होता था, उपज का छठा भाग होता था, या उपज का आठवां भाग, या ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी उपज का छठा भाग। यानी जितना भी आपकी उपज हुई है, जितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका 1/6 पोर्सन राजस्व के रूप में, भू राजस्व के रूप में गुप्त शासन वसूलता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल की, बी प्रतिहार काल की, सी राष्ट्रकूट की, या डी सातवाहन युग की। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी गुप्त काल में नगरों का क्रमिक रूप से पतन होता चला गया। ठीक है। यानी जो अर्बन सोसाइटी थी वो रूरल सोसाइटी में तब्दील होती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश के शासकों ने, बी बाल वंश, सी राष्ट्रकूट, या डी प्रतिहार। तो इन चारों वंश में से सबसे अधिक जिन्होंने मंदिरों या ब्राह्मणों को दान दिया था वो थे आपके गुप्त वंशी। ठीक है। यानी गुप्त वंश के शासक मंदिरों या ब्राह्मणों को बहुत अधिक मात्रा में दान दिया करते थे, जो भी भूमि होती थी वो दान दे दिया करते थे, ताकि जो मंदिर हैं और जो ब्राह्मण लोग हैं वो उस भूमि से अपना जीवन यापन करें, उस भूमि से टैक्स वसूलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दिल्ली के मेहरौली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ यानी मेहरौली का लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए अशोक की स्मृति में, बी चंद्र की स्मृति में है, सी हर्ष या डी अनंगपाल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी चंद्र। और ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ठीक है। तो इनकी स्मृति में मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ आयरन पिलर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंगा, बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी अग्निमित्र या डी चंद्रगुप्त सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी अग्निमित्र, ठीक है। यानी जो 46वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर अग्निमित्र रहेगा। यानी जो कालिदास ने एक रचना की थी मालविका अग्निमित्रम। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसमें दो लोग हैं, मालविका और दूसरा था अग्निमित्र शुंग, ठीक है। यानी अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, इन जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इन दोनों के बीच यानी मालविका और अग्निमित्र शुंग के बीच की जो लव स्टोरी है उसको कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एरंड के अभिलेख से, गया के अभिलेख से, नालंदा के या प्रयाग के। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है यानी प्रयाग प्रशस्ति से। जो प्रयाग में स्तंभ अभिलेख है वहाँ से समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोल काल में, इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी गुप्त काल में, ठीक है। यानी गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त या डी सुंग। यूपीपीसीएस 1993 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी होड़ों के आक्रमण से सबसे सर्वाधिक विचलित हुआ है इन चारों में से गुप्त वंश, ठीक है। और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने होड़ों का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन ए मालविका अग्निमित्रम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण, ठीक है ना, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास द्वारा रचित नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी है। बी है विज्ञान शाकुंतलम, ये भी आपके शांतनु और शाकुंतला की लव स्टोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि गुप्त वंश ने किस अवधि के बीच में शासन किया है? ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी तक, बी है 319 से 324 ईस्वी तक, 325 से 375 ईस्वी तक, या 566 से 597 ईस्वी तक। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 या 500 ईस्वी तक शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, ठीक है। बच्चों का विवाह कर दिया था, यानी बहुत कम एज में विवाह होने लगे। क्वेश्चन नंबर 54। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, डी हिंदू यवन काल में। तो 54 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी यानी गुप्त काल में, ठीक है। यानी सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे और सर्वाधिक सिक्के आपके गुप्त काल में जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के आपके कुषाण शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। तो ये तीन शासकों के आप नाम ध्यान रखिए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे इंडो ग्रीक्स यानी हिंदू यमन शासकों ने, जबकि कुषाणों ने सबसे अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के जारी किए हैं। जबकि सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के जारी किए हैं वो गुप्त काल में, ठीक है। तो ये तीन काल आप ध्यान रखेंगे सोने के सिक्कों से रिलेटेड, और सोने के सिक्के गुप्त काल में दीनार कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए भगवत गीता, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी कामसूत्रम। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे पहले यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, अनुवादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56।
सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए भीतरगांव अभिलेख से, बी बिलसित स्तंभ अभिलेख से, या सी है आपका एरन अभिलेख से, डी है आपका भीतरी स्तंभ लेख से। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी एरन अभिलेख से, ठीक है। यानी सती प्रथा का जो जिक्र सबसे पहला सर्वप्रथम जिक्र मिलता है वो आपका एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख आपके भानुगुप्त यानी गुप्त शासक भानुगुप्त का अभिलेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन पहला दे रखा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त सेकंड, फोर्थ चौथा है आपका कुमारगुप्त, या पांचवा है स्कंदगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका 57 का ई, यानी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। 1 2 3 4 5 सभी एक सीध में लगा हुआ है। यानी सबसे पहले इस गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। उनके बाद उनके बेटे घटोत्कच ने शासन किया। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, जिन्होंने 319 से 320 में गुप्त संबंध की स्थापना की थी। उसके बाद उनके बेटे आपके समुद्रगुप्त ने, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा है, बी ए स्मिथ ने। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त यानी उनके जो बड़े बेटे थे रामगुप्त ने शासन किया कुछ समय तक। लेकिन रामगुप्त की हत्या कर दी उन्हीं के छोटे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और जिन्होंने बाद में शकों को पराजित किया। और इसी पराजित करने के बाद से ही उन्होंने अपने लिए एक उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद आपके कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, ठीक है। और स्कंदगुप्त के बाद फिर से छोटे छोटे शासक यानी लेस पावरफुल आपके शासक आने लगे गुप्त वंश से संबंधित, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी था गुप्त वंश के सभी शासकों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बयाना भरतपुर से, बी देवगढ़ झांसी से, सी है आपका भूमरा मध्य प्रदेश से, या तिगवा मध्य प्रदेश से। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त फर्स्ट, बी है स्कंदगुप्त, सी है समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे ह्वेनसांग ने सक्रादित कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, इसमें कथन और कारण दे रखा है। कथन है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और कारण है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आपका सी है कि ए सही है किंतु आर गलत है, डी है ए गलत है किंतु आर सही है। यूपीएससी का संदर्भ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अतः गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, ये भी सही कथन है। जबकि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था या फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता था। यानी कोई भी मिलिट्री जब भी कोई राजा लड़ाई करने जाता था तो उस समय ये सामंती व्यवस्था देखने को मिलती थी। यानी वो सभी जितने भी उनके सामंत होते थे, छोटे जो उनके अंडर जो जितने भी राजा होते थे, उन सबको पत्र लिखता था और वो उन शामिल होने के लिए उनको पत्र लिखता था, और बाद में वो अपनी सेना लेकर यानी सभी सामंत अपनी अपनी सेना लेकर उस लड़ाई में शामिल होते थे, ठीक है। तो ये सामंती व्यवस्था देखने को मिलती थी जब किसी कोई सैनिक अभियान होता था, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? यानी गुप्त काल में कौन सा एक बंदरगाह था जहाँ से व्यापार होता था? ऑप्शन ए, यानी जो फेमस बंदरगाह है उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, बी है बड़ौच, सी कल्याण, या डी काम्बरे। ये यूपीएससी से 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए यानी ताम्रलिप्ति, ठीक है। ये आजकल के पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ से भारतीय व्यापार यानी मुख्यतः भारतीय व्यापार होता था गुप्त काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए रूपक, बी कारसापड़, सी दीनार, या डी आपका पण। ये भी यूपीएससी का एव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी रूपक, ठीक है। गुप्त शासकों के समय जो सोने के सिक्के जारी होते थे उन्हें दीनार कहा जाता था, जबकि जो चांदी के सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे उनको आपको जो चांदी के सिक्के होते थे उनको रूपक कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63।
क्वेश्चन नंबर 63 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सभी लेखकों के नाम हैं, जबकि सूची सेकंड में उनका यानी सूची फर्स्ट में जितने भी नवरत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के, यानी उनके 4 नवरत्नों के नाम दे रखे हैं, और सूची सेकंड में उनसे संबंधित यानी वो किस फील्ड से संबंधित है उनका एरिया दे रखा है। ऑप्शन ए है विशाखा दत्त, सामने चिकित्सा लिख रखा है। बराह मेहर है नाटक, चरक खगोल विज्ञान दे रखा है, और ब्रह्मगुप्त के सामने गणित लिख रखा है। अब हम इन चारों को आपस में मिलान करना है। तो यदि हम इन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें, तो अगर हम विशाखा दत्त की बात करें तो ये नाटककार थे। इन्होंने मुद्रा राक्षस नाम की मुद्रा राक्षस नाम से नाटक लिखा है जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विवरण देता है। विशाखा दत्त एक नाटककार हो गए, ठीक है। बारह मिहिर की अगर हम बात करें तो ये खगोल विज्ञानी थे, एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमर थे। चरक आपके चरक संहिता के लिए जाने जाते हैं और ये एक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त आपके गणित यानी मैथमेटिशियन थे। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट ये सभी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी से संबंधित हैं, ठीक है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 2 3 1 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए दे रखा है धारवाड़, बी वाराणसी, सी उज्जैनी, डी विदिशा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी उज्जैनी, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का जो महान केंद्र था वो उज्जैन नगरी थी, ठीक है। नेक्स्ट है 65। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन ए ऋतु संहार, बी मेघदूतम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम या डी कुमार संभवम। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। कालिदास की इस कृति को सबसे पहले यूरोपियन भाषा में तब ट्रांसलेट किया गया था, और इसकी गिनती आज विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन ए कुषाण युग को, बी गुप्त युग को, सी मौर्य युग को या वर्धन युग को। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी गुप्त युग को, ठीक है। गुप्त युग में ही जो आज गणित में दशमलव प्रणाली यूज होती है वो उसका ज्ञान गुप्त युग में ही प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बी होड़ों का आक्रमण, सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, डी था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो यहाँ आपका नहीं पूछा, यानी कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये इसका कोई कारण नहीं थी। जबकि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना ये बिल्कुल सही था, यानी स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की जो सेंट्रल पावर थी वो कमज़ोर पड़ गई, हूणों के बार बार आक्रमण होने लगे। कुछ समय तक स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था, लेकिन हूणों के बार स्कंदगुप्त के बाद हूणों के फिर से आक्रमण हुए। सीता की प्रांतीय शासकों का विद्रोह होने लगा, जो आसपास के रीजन्स में जो सामंत थे वो विद्रोह करने लगे। तो ये सभी चीज़ों की वजह से गुप्त वंश का पतन हो गया धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, बी है समुद्रगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त सेकंड ने, डी स्कंदगुप्त ने। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी समुद्रगुप्त ने, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी बारहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त या डी धन्वंतरी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट की एक महान पुस्तक है आर्यभट्टियम, ठीक है। तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित को एक स्पेशल यानी एक अलग सेक्शन में यानी पृथक विषय के रूप में पढ़ना स्टार्ट किया, यानी इन्होंने मैथमेटिक्स को एक सेपरेट डिसिप्लिन माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70, और ये वीडियो का हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र से, बी गणित से, सी है आपका चिकित्सा से या डी धातु विज्ञान से। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी चिकित्सा से, ठीक है। यानी जो नवनीत कम जो पुस्तक है वो चिकित्सा संबंधी पुस्तक है। तो ये सभी ये आपके 0 से 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने लूसेंट की बुक से। इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी लूसेंट की बुक से वो पार्ट 2 में आएंगे, और पार्ट 2 में ही जो घटना चक्र पॉइंटर की पुस्तक है वहाँ से सभी फैक्ट्स उठाए जाएंगे। साथ साथ में यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक के भी निचोड़ आपका सेकेंड वीडियो में होगा पार्ट 2 में, ठीक है। तो आप
इस वीडियो को आपने देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, और पार्ट 2 का इंतजार करिए, वो जल्द आने वाला है, उसको भी प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।